नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, बचपन से एक कहावत हम सुनते आए हैं कि चढ़ते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं। कल तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस देश के माननीय और नंबर 2 के नेता होते थे, लेकिन आज अगर आप उनके दिल की पीड़ाओं को समझें या उनसे जाकर मिलें तो मेरे ख्याल से आज वो एक अपमान और पीड़ा भरी दौर से गुजर रहे होंगे। बनिस्बत इसके कि उनका जीवन कैसा रहा है, इस बात को एक बार छोड़ दें। तब भी मैं त्यागी जी से अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि पूरी बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं रहा होगा, उनके समाज में भी, जैसे ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, राजस्थान के जाट नेता, उत्तर प्रदेश के जाट नेता, इसके अलावा बहुत सारे नेता बीजेपी के उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे कि माननीय जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात हुई। आज उनमें से क्या किसी एक आदमी की भी हिम्मत ये कहने की नहीं हुई कि जगदीप धनखड़ जी बढ़िया आदमी थे, उनके कर्तव्यों को देश याद रखेगा। पूरी बीजेपी, चाहे वो अभी हाल ही की जो सांसद है किरण चौधरी, वो भी मिलके आई थी उनसे। मतलब ऐसा दूध में मक्खी की तरह बीजेपी ने एक आदमी को निकाल के फेंक दिया और उपराष्ट्रपति जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, और कोई चूं तक नहीं कर रहा, और जिस आदमी को निकाला है वो भी नहीं बोल रहे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चढ़ते हुए सूरज को ही लोग सलाम करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अगर बीजेपी की वो आइडियोलॉजी पे काम नहीं करते थे और उनको उपराष्ट्रपति पद से हटाना ही था, तो हटाने के बाद सम्मानजनक तरीके से विदाई तो हो ही सकती थी उनकी, लेकिन विदाई भी अपमानजनक तरीके से हो रही है और तरह तरह की खबरें उस पर आ रही हैं। क्या ये सही है आपकी नज़र में? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। त्यागी जी, वो बीजेपी के एजेंडे पे नहीं चले या उनसे कोई गलती हो गई, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी एक पद पे बैठे हुए आदमी को अपनी सनक में इस्तीफा देने के लिए कह दो, और उसको इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है? कुछ समझ में आया आपको? देखिए, आपने कहा कि हमने उन कारणों में नहीं जाना कि किस वजह से उनको हटाया गया। वो सब हो गया जो कुछ होना था। क्या वजह रही होगी उसके अध्ययन बहुत वर्षों तक चलते रहेंगे। सवाल ये है मुद्दा कि पद से हटने के बाद में उनके जिन समर्थकों से या जिन लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि वो कम से कम उनके बचाव में आएंगे, उनके पक्ष में कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। केवल एक व्यक्ति ऐसा है, वो भी उनकी विरोधी पार्टी में, जयराम रमेश, जिन्होंने तारीफ की धनखड़ साहब की। कल तक आलोचना भी करते थे वो। हाँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन केवल कांग्रेस के प्रवक्ता के जरिए जो प्रशंसा मिली है, ये पर्याप्त नहीं है। और एक कहावत है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। विभीषण जो है ना, वो राम के प्रिय थे लंका में, और हनुमान जी ने उन्हें मंत्र दिया था, तमाम चीज़ें हैं। बट विभीषण नाम का दूसरा व्यक्ति आपको भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। किसी ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। मुझे तो नहीं मिला कम से कम। तो कई बार आदमी की एक गलती जिम्मेदारी पर इतनी भारी पड़ जाती है कि वो ताउम्र के लिए सम्मान उसका ख़त्म हो जाता है। धनखड़ साहब ने जिस तरह का व्यवहार उपराष्ट्रपति और उससे पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए किया, किन कारणों से किया, क्या उन पर दबाव थे, वो अलग बात है। उसको देश के लोगों ने सराहा नहीं। और मुझे नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी है, उसमें भी सभी लोग उनको पसंद कर रहे हों। लेकिन एक डर का, एक खौफ का माहौल चूँकि भाजपा में है, और किसी के साथ कुछ भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं तो उसका प्रतिकार नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में, कुछ भी नहीं होता। आप धनखड़ साहब को छोड़िए, वो किसी को भी कुछ कर दें, राष्ट्रपति को भी अगर कह दें तो। अडवाणी जी को उन्होंने खुद लाइन लगाया, जोशी जी को लगाया, तो कहीं कोई चूं के आवाज़ नहीं होती। तो उनके घर तो जाते हैं वो गुलदस्ता में, वो नाटक बची है। लेकिन जितना अनग्रेसफुल डिपार्चर उनका हुआ है,
तो अगर मोदी चाहते या मोदी चाहते तो ये इतनी बुरी स्थिति नहीं आनी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं उनको सबक सिखाने का इरादा है कि आपको आपकी औकात बतानी है, आपको आपकी हैसियत के बारे में एहसास कराना है और आपसे एक तरह का प्रतिशोध लेना है। सारी घटना से ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से, किसी पॉइंट पे मोदी जी इतने सख्त नाराज़ हुए कि ये सारा चीज़ उनको देखनी पड़ी। राय चढ़ते सूरज को सलाम करना है तो युगों से चलता आ रहा है, कौन करता, आप ये देख लीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी IAS इतने बड़े बड़े पद हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं कोई नहीं पूछता, बिल्कुल एकांत का जीवन जीते हैं। तो आदमी को, मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का कोई काम ना करे कि पूरी तरह से आइसोलेशन में चला जाए और उसके लोग चाह के भी उसके लिए उसकी वकालत ना कर पा रहे हों। अब कोई ऐसा वैसे क्राइम तो क्या नहीं धनखड़ साहब ने, तो क्या मतलब क्या कर दिया है ना। समझ में नहीं आई कहानी भी, क्यों उनको मतलब इतना अपमानित किया जा रहा है। हाँ, और अपमानित करने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। अच्छा जी, आप ये मत समझना कि ये क्या उनको ये डराया जा रहा है कि वो कुछ बोले ना सत्यपाल मलिक की तरह? बिल्कुल बिल्कुल डराया जा रहा है। वो ये भी चाहते हैं कि दूसरा सतपाल मलिक तैयार ना हो। मलिक साहब भी आप ये देखें कि उनकी राजनीति शुरू हुई थी सोशलिस्ट विचारधारा के साथ में और धीरे धीरे वो पहुंचते हुए कांग्रेस में भी रहे और सपा में भी रहे और आके वो भाजपा में उन्होंने शरण ली। लेकिन मलिक साहब ने ऐसा काम किया कि वो अपने आप को बचा गए। ये तो करना चाहते थे, उनके साथ भी यही। लेकिन सतपाल मलिक इतने स्मार्ट निकले कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को बचा लिया, अपनी मतलब चादर बचा ली उन्होंने। भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एक इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया। एक तो RSS को घेर लिया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। और वो जो 370 धारा उन्होंने हटाई थी, उससे उनका एक अपना सम्मान था। और उन्होंने जो कहा कि मैंने मोदी को ये कहा कि ये जो 700 किसान मरे हैं, और उन्होंने मोदी जी ने कहा था क्या मेरे लिए मरे, उस समय खंडन किसी ने नहीं किया इन बातों का। तो ये चीज़ स्थापित होगी कि सतपाल मलिक किसानों के अधिकारों के लिए लड़े, उस व्यक्ति से लड़े जिसके सामने कोई सांस नहीं ले सकता प्रॉपरली। और उसका जवाब भी बताया। सतपाल मलिक ने ये भी बताया कि साहब ये तो जो अटैक हुआ था वो हमारी गलती है, पुलवामा। तो सतपाल मलिक ने अपने कृत्यों से अपना एक इतना बड़ा स्ट्रेचर बना लिया था कि उन पे यह चीज़ें काम नहीं आ सकती। बावजूद इसके उनको हरास किया गया। एक सिपाही उनके साथ खड़ा होता, वो व्यक्ति जिसकी कलम से धारा 370 हटी हो, वो इतने असुरक्षित माहौल में रह रहा है। और बीमारी में आप देखिए सूरी भाजपा की पूरी IT टीम लगा दी उनके खिलाफ। लोगों ने यहाँ तक कामना की कि मर जाता तो अच्छा था, जब अफवाह फैली कि बच क्यों गया। तो ये जिस तरह का अब हमारी आज की जो सत्ता की व्यवस्था है उसमें ये मैं बहुत कई बार मैंने कहा बड़े क्रूरता और निर्ममता है, निष्ठुरता। यहाँ संबंधों को या मानवीय पक्षों का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर मान लीजिए 1% ऐसा था कि उनके आज्ञाकारी धनखड़ जी उनकी बात नहीं मान रहे, तो एक शिष्टाचार के तरीके से उनको कहा जा सकता था सारी की सारी चीज़। हाँ, वो निकल जाते आराम से पद छोड़ के। तो मैंने कहा ये उनका अंतिम वो नहीं है, इसके बाद में तो उनको जलील अपमानित करने की चीज़ें शुरू, मतलब तत्काल घर खाली कराओ। आप ये देखिए कि उसके बाद इस्तीफा देने बाद ये भी नहीं पता धनखड़ साहब कर क्या रहे हैं, स्वस्थ हैं नहीं हैं क्या। वो तो जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ सारी लग जाती हैं। और पहली वीडियो में आप मुझसे पूछ रहे थे कि वो अपने संस्मरण लिखेंगे क्या, तो मैंने लिखने तो चाहिए। मुझे लगता कि अगर कोई एजेंसी हमारे ऊपर भी लग रही हो तो उन्होंने कहा भाई यार ये कहीं मेमोयर ना लिख दे तो रोको। तो धनखड़ साहब के पास बहुत सारे ऐसे राज हैं क्योंकि उनसे अगर कुछ कराया गया है बंगाल में या उनसे राज्यसभा के लिए कोई डिक्टेशन दी गई है, वो बिहार खतरे में आ तो सकता है। वो उनको पता है। HM और PM दोनों के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इन चीज़ों में है बंगाल से निपटने में और राज्यसभा में, तो वो धनखड़ जी हैं। और कश्मीर के मसले पे सतपाल मलिक थे, तो बहुत उनकी उस कोटरी में थे जो वहाँ जहाँ अंतरंग बातें होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं धनखड़ साहब के पास चीज़ें ना हो, लेकिन धनखड़ साहब मलिक साहब की तरह ना तो इतने क्रांतिकारी स्वभाव के, बोलेंगे कुछ नहीं। मतलब इनके राज इनके साथ ही जानते हैं। सरकार भी यही कोशिश करेगी कि वो खतरे से खाली नहीं। ऐसा कह रहे हैं कि वो लंदन जाने वाले हैं। बेस्ट तरीका ये था, मैं एक कानूनविद को पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि आप पे क्या होगा
ये कहा जा रहा है कि अगर वो ये इस्तीफा ना देते तो इन पे महाभियोग चलना था। वो साइन करा लिए थे वो तो, कि ठीक है आप महाभियोग चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश के लोगों को बताना चाहिए था कि ये स्थितियां, और मैं इसीलिए त्याग पत्र दे रहा हूं। अगर धनखड़ साहब ये कदम उठा लेते तो निश्चित रूप से आज उनका कद बहुत बड़ा कद पूरा कम से कम ये जो उत्तर भारत है ये 7 हो जाता जी उनके। तो उनकी जो फेजेस हैं कि देखिए, जगदीप धनखड़ को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले बहुत सीमित संख्या में लोग जानते, हरियाणा में जानते थे, राजस्थान लीगल फ्रेटर्निटी है उनकी जानते थे, और उससे कोई लंबा चौड़ा बात नहीं था। लेकिन बतौर वेस्ट बंगाल गवर्नर वो इतनी कंट्रोवर्सीज में आ गए। और अब जो उन्होंने, आप ये बताइए, आप किसी बच्चे से ये पूछ लेना कि वो 2-3 वाइस प्रेसिडेंट के नाम बता दे इंडियन हिस्ट्री में, जो वो चर्चा में ही नहीं रहते, काम नहीं है जिनको, कोई काम ही नहीं है, विशेष बात। लेकिन अब इनसे तो काम लिए गए ना, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि आपसे बहुत सेवाएं ली गई, वो यही तो सेवाएं थी। उनको वो ट्वीट करने में भी 16 घंटे लगे जी। हाँ, और ये देखिए उसके बाद में अगर आपका नंबर 2 का व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है, इस्तीफे में लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से, तो आप न तो आप जा रहे हैं उनके हालचाल, कोई मतलब आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति हालचाल पूछने जा रहा है, धनखड़ जी का हाल पूछने। एक आदमी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, कोई हालचाल पूछने नहीं जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि चले जाते, और जैसा फिल्मों में आता है ना कि भाई बॉस जाता है और वो कान में क्या आता है कि अगर लंबा जीना है तो जुबान बंद रखना, कम से कम इसीलिए चले जाते तो लेकिन ना तो उनको लोग लाज है, ना किसी लोकाचार की अपेक्षा की जा रही, रत्ती भर भी कोई नहीं जा रहा पार्टी में से, सबका दम सूख रहा है। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में उनके प्रति सहानुभूति ना हो, क्योंकि पार्टी में तो सारे ही चारणगिरी करने वाले हैं, पर दम नहीं है किसी। तो जो चारणगिरी करने वालों को जो समूह है उसका तो नेतृत्व धनखड़ जी कर रहे थे। उनको ये भी लग रहा है कि भी तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। पर धनखड़ जी के साथ तो उनकी कम्युनिटी भी नहीं है जी। कम्युनिटी, मैंने जैसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि कम्युनिटी के सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं कि आप ये चीज़ें करेंगे तो आप कम्युनिटी का होने का हक रखते हैं। वो चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, और मलिक साहब ने इसमें आग में घी डाल दी थी। मतलब वो जो बात कही थी ना, वो ऐसी चुभ गई बात, ये इतना इनके ऊपर ही लागू होगी। हाँ, इन्हीं पे लागू होगी। तो उनकी वो खाट जो है धनखड़ साहब के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर जाकर पड़ गई। खाट मतलब ऐसा जुमला वो लेकर आया मलिक साहब कि सारी बरादरी ने सोचा कि मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, यार ये तो होता है। अच्छा, जिस कम्युनिटी ने बड़े बड़े लीडर दिए हों और वो संघर्ष करने वाले लीडर हों, वहाँ कोई ऐसा अपवाद स्वरूप कोई व्यक्ति हो जाए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जाट समुदाय के लोग नहीं थे, ये आगे नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ रहो तो एक ठसक के साथ रहो। मतलब ये नहीं है, ये कम्युनिटी के बुनियादी स्वभाव से मेल। इसीलिए तो आप देखिए कि बीजेपी के जो अधिकतर जाट नेता उनको उनकी कम्युनिटी हरा देती है जी। अभी देखिए, कुछ बीजेपी का जो मूल वोट, अब जैसे सुभाष बराड़ा हैं, हाँ, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, मनोहर लाल जी के नज़दीकी भी हैं, पर कम्युनिटी में दो मतलब पैसे का भी वो नहीं है उनका। मैं बताऊँ आपको कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह से स्कोर सेटल करना शुरू किया तो बागी हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी कल्याण सिंह ने। हालांकि फिर वो सपा के साथ भी रहे, सपा में भी रहे, अपनी पार्टी भी बनाई और फिर भाजपा में आ गए लेकिन वो उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपनी कम्युनिटी को। आज लोध समाज के वो हीरो माने जाते हैं, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं जो थी उन पर वो खरे उतरे थे। और बीजेपी वाले जाट नेताओं को पता नहीं क्यों मतलब कम्युनिटी जाट ही नहीं मानती। नहीं, वो नहीं मानेंगे। उनके यहाँ जो अनुशासन का डंडा चलता है वो कहते हैं सब इस डंडे के अंदर रहो, मतलब भेड़ बनना पसंद नहीं है उनको। हाँ। तो ये जो नव आगंतुक जातियाँ जो भाजपा में जा रही हैं, धीरे धीरे ये इनको समझ में आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। वहाँ की कल्चर और किस्म की है, वहाँ सहमति की भाषा चलती है और एक खास किस्म का लोगों का वर्चस्व वहाँ पे है, उसके अतिरिक्त आप नहीं जा सकते। कहते हैं कि संघ में तो चित्त पावनी ब्राह्मणों का ही वर्चस्व। आप सोच के देखो, ब्राह्मण भी चित्त पावन ब्राह्मण, ऐसे नहीं कोई भी चल देगा। हाँ, लेकिन कई बार हमने चर्चा की है कि राजनीति में आपको संतुलन दिखाने के लिए, अन्य जातियों को साथ रखने के लिए उनके लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, इतना ही है। अब अगर कोई आपने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया है, दलित राष्ट्रपति बना दिया, ये इस बात का
प्रतीक नहीं है, इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप उन जातियों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं या वास्तव में आप उनकी आपको ज़रूरत है। ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। तो जो धनखड़ साहब के साथ हुआ है, अभी भी उनके पास मौका है, क्या है कि वो अब भी बहादुरी दिखा दें, थोड़ी सी वीरता। वो खुद ही दिख जाए जी, अभी तो उनके ही दिखने का वेट है। सच में मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, उनके राष्ट्रीय हटने के बाद कोई फोटो दिख जाए उनका। फोटो, आप हालत ये है कि उनको शरद पवार ने फोन करके मिलने का टाइम मांगा, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में संजय राउत ने टाइम मांगा, उनको भी मना कर दिया। उनको ये लग रहा है कि मेरे से जो भी मिलने आएगा उसका तो नुकसान होना ही होना है, जो इनका नुकसान होगा वो कल्पना से परे है। ऐसे दौर में जो भी कोई, अब शरद पवार इतने सीजन लीडर हैं, अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की है, उनका क्या बिगाड़ लेगा जी कोई? मोदी जी कहाँ, मोदी जी तो उनके, हाँ, तो उस केस में उनका नहीं बिगाड़े तो इनका बिगड़ जाएगा। मतलब इनको एक तरीके से इंटर्न किया जाएगा कि आप बाहरी दुनिया से अपना संबंध काट लो ताकि कोई चीजें बाहर ना चली जाए। इसलिए तो कह रहे हैं कि लंदन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। और अभी क्या है, अभी इनकी छवि पे लगातार अटैक होगा। फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अब एक नया स्टाइल किया जी, पहले तो गाली देते थे, अब जो है उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी के एक ग्रुप में किसी दूसरे नाम से, मतलब मैं वहाँ पे घुसा हुआ हूँ ताकि पता लगता रहे कि ये क्या सोचते हैं। तो वो आज एक लंबा चौड़ा उनका मैसेज पढ़ रहा था कि धनखड़ तो कांग्रेस के टूल किट बन गए थे और बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो सत्ता में है और 80% उसके जो नेता हैं वो कांग्रेस से आयातित हैं, वो कभी भी कोई भी खेल कर सकते हैं, इसलिए मोदी जी अतिरिक्त सावधान रहते हैं। उन्होंने धनखड़ जी पे चेक लगा रखा था और पता चल गया था कि ये कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, इसलिए उनको उठाना देश हित में जरूरी हो गया था। वहाँ ऐसे मैसेज चल रहे हैं। तो वो तो टूल किट का हिस्सा, वो ऊपर से बन के आते हैं, वैसे ही शब्द है। तो मैंने उसको, मेरी वाल पे किसी ने लिखा था 80% नेता आए हुए हैं, सारे मंत्री बने हुए हैं इनके। तो मैंने, तुम्हें बुनियादी रूप से समझना चाहिए कि गाली व्यक्ति को नहीं दी जाती, गाली स्थितियों को दी जाती है। जब आप चारणगिरी कर रहे थे, झुक रहे थे, तब आपकी आलोचना उस काम के लिए हो रही थी। आज आपकी तारीफ अभी भी नहीं हो रही, आलोचना इस काम के लिए हो रही कि आप अभी भी नहीं बोल रहे। मंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं? अब डांडा साहब हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। आपके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको अब उसको कंडेम किया जा रहा है। अब सवाल व्यक्ति का नहीं, बात प्रवृत्ति की है कि जो आपने जो व्यवहार किया है। अब अगर मान लिया नरेंद्र मोदी के 4-5 भाई और हैं, उनके नाम भी लोग नहीं जानते। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री ना होते तो क्या होता, इनको कौन जानते? हरियाणा के मंत्री की बात कर रहे हैं आप, शायद शिक्षा मंत्री की। नहीं, उन्होंने वो ही कह देते कि धनखड़ साहब हमारे समाज के आदरणीय नेता हैं। अरे उनको तो छोड़िए, मुझे तो अजीब, मेरे तो अगर नायब सिंह सैनी कभी सुने तो मैं कहता हूँ उनका एक तो विभाग बदल दें। किनका? महिपाल ढांडा का। क्या शिक्षा मंत्री के अलावा कुछ और देते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री से लोग बहुत सारी चीजों की अपेक्षाएं करने लगते हैं। क्या पशुपालन मंत्री? हाँ, वो दे दें तो अच्छा लगता है, जो भी दे उनकी मर्जी है, चाहे वो होम मिनिस्टर बना दें। लेकिन शिक्षा के साथ एक सम्मान की भावना जुड़ी है कि शिक्षा मंत्री वो होता है जो जिसके पास पूरे प्रदेश की शिक्षा का दायित्व है। पर दुर्भाग्य से जहाँ निर्माण है, यही बनते हैं। कंवरपाल गुर्जर जी थे वो, मतलब हरियाणा में शिक्षा मंत्री बनते ऐसे ही हैं। मैं महिपाल ढांडा, हमारा तो कोई परिचय नहीं, उनको कोई और विभाग इसलिए दे दें कि आज वो, एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि सुभाष बराला के बेटे को लॉ ऑफिसर बना दिया, तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए, और क्या उसके छोरे को 7 समुंदर पार फेंका है। तुम क्या चाहते हो, नेताओं के बच्चे ना पढ़ें? भाई सोच के देखो, अगर कांग्रेस की सरकार होती है और उसमें ये कांड हो रहा होता तो आप इस समय नंगे होकर प्रचार कर रहे। इन्होंने बेचारों ने जी छुपाया तो था। देखो आजकल क्या है, सूचनाओं का दौर इतना है, इन्होंने उसका नाम विकास लिखा सिर्फ, चंडीगढ़ का एड्रेस दिया, मेल पे विकास बराला आ गया। मतलब छुपाया तो बहुत इन्होंने, पर गलतियां कर जाते हैं। तो अकल की कमी है ना, ये तो अंडरस्टूड है, तो स्वयं घोषित है कि कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि शिक्षा मंत्रालय जो है, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन उसकी एक रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है। डांडा साहब शिक्षा मंत्री जो है, पिछले दिनों उन्होंने आदेश भी जारी किया था, मंत्री का बौद्धिक स्तर बड़ा होना चाहिए, उसकी समझ बड़ी होनी चाहिए, उसके पास में अगली पीढ़ियों के लिए एक विजन होना चाहिए। और अगर वो ऐसी अनैतिक बातों का समर्थन करेंगे, सवाल ये विकास बराला से किसको प्रॉब्लम है, आप कुछ भी बना दो भाई, लेकिन ये देखिए कि एक ये भी नियम है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे आपको अधिकार है, सारी चीज़ें। लेकिन भैया एक नैतिक पहलू भी होता है राजनीति में, जिसका ढिंडोरा तुम पीट रहे हो,
तो नैतिकता के आधार पे विकास बराला के सामने रोजी रोटी का प्रश्न तो है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। बहुत साधन उनके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद जो आप जवाब दे रहे हो कि सात समंदर पार फेंकें, क्या नेताओं के बच्चे को अधिकार नहीं है, ये चीज़ें शिक्षा मंत्री की जो कद है उसको थोड़ा छोटा करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी और विभाग उनको दे दें। चलो मैं नहीं कर दे सकते। जगदीप धनखड़ जी की बात कर रहे थे, काम डायना साहब पे पहुंच गए, लेकिन हाँ। चल रही है तो बात मैं कर रहा हूँ। मैं इनकी सूची देख रहा था सर मंत्रियों की। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री से लेके जितने भी मंत्री हैं, इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो महीने में कोई एक किताब पढ़ते होंगे। नहीं तो सर ये पूरा महकमा, ये पूरा हरियाणा उन लोगों के हाथ में है जिनका किताबों से कोई नाता नहीं है। इंटेलेक्चुअली बहुत पुअर है। एक कैबिनेट मंत्री की जो एक प्रोफाइल होना चाहिए इंटेलेक्चुअली, सोशली, उसकी एक्टिविटीज़ का, वो अभाव है चारों तरफ, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसकी प्रेजेंस इतनी प्रभावी हो, जिसका व्यक्तित्व छलकता हो उसमें से। या तो बहुत नए लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ उनकी बड़ी उपलब्धि रही नहीं। तो अब लोग तो ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो कैसे चलेगा सर? आप ये बताओ, अगर आपको हरियाणा प्रदेश को रन करना है तो चाहे कैबिनेट के साथी हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए सर। किताबें कुतुबों से उनका नाता होगा तो समझेंगे बेहतर वो प्रदेश को। मुख्यमंत्री कैबिनेट की सलाह पे काम करता है, कैबिनेट की सलाह पे गवर्नर काम करते हैं, तो कैबिनेट की तो एक अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, जो मिसिंग है। खैर चलो दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी की क्या इससे बेहतर विदाई हो सकती थी, इस पर ज़रूर आप टिप्पणी करना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।